आज हम पढ़ रहे हैं निर्णय प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि निर्णय, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि किसी भी प्रशासक के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य है निर्णय लेना। प्रशासन की जो प्रक्रिया है उसका हृदय कहा गया है निर्णय प्रक्रिया को, क्योंकि जिस प्रकार से या जिस तरीके से आपका निर्णय इफेक्टिवली लिया जाता है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है आपके पूरे संस्थान पर, उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर और उससे लाभ प्राप्त करने वाले जो समाज के विभिन्न अंग हैं उन सभी पर। तो इस प्रकार से यह निर्णय प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है जो आपके संस्थान के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को और उससे जुड़े जो मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उन सब पर अपना एक विशेष प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से निर्णय जो है वो एक प्रकार से चयन की प्रक्रिया है। ऐसा हम कहें कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम सबसे पहले समस्या है क्या उस पर विचार करते हैं। समस्या जब हमें समझ में आती है तो उस समस्या के पीछे जो निहित विभिन्न प्रकार के कारण हैं उन पर विचार करते हैं। उन कारणों के समाधान के लिए हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं उन ऑप्शंस पे विचार करते हैं और उन ऑप्शंस में से एक बेस्ट विकल्प को चूज करके हम डिसीजन के रूप में सबके सामने एग्जीक्यूट करते हैं। उस निर्णय के माध्यम से वह फील्ड में क्रियान्वित होता है। तो यहीं पर हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उस क्रियान्विति के बाद में हमारा आउटपुट लेवल या हमने जो निर्णय लिया उसे हम कितने प्रतिशत सफल हो पाए, इन सारी प्रक्रियाओं को भी जानना, अर्थात पृष्ठपोषण या फीडबैक प्राप्त करना और अंतिम रूप से उस निर्णय में हमसे कहां कहां चूक हुई है उन गलतियों को सुधार करते हुए भविष्य में उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना। इस प्रकार से निर्णय अपने आप में शाब्दिक एक अर्थ न लेकर पूर्ण एक प्रक्रिया को समेटे हुए है कि निर्णय एक क्रिया नहीं है बल्कि पूरी एक प्रक्रिया है जो प्रोसीजरल बेस्ड है, जिसके आधार पर हम अपनी संस्थान में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और उन निर्णयों के आधार पर हम अपने उद्देश्यों का, अपने गोल्स का सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए यह निर्णय प्रक्रिया जो है वो प्रशासन का हृदय है और इस निर्णय प्रक्रिया को जानने से पहले हम इसके टाइप्स को जान रहे हैं कि निर्णय हमारे संस्थान में बेसिकली कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको दो निर्णय कंपैरेटिवली दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो निर्णय है वह बेसिक है यानी आधारभूत निर्णय है। दूसरे तरफ आप जो देख रहे हैं वो है रूटीन यानी जो नैतिक निर्णय है या हमेशा लिए जाने वाले, रूटीन में लिए जाने वाले, डे टू डे लिए जाने वाले निर्णय। तो इसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो बेसिक आधारभूत निर्णय है वह रिलेटेड होते हैं हाई मैनेजरियल पॉलिसी मैटर से, अर्थात किसी भी संस्था का किस प्रकार से नीति निर्माण होना है, किस प्रकार से उसकी पॉलिसी बनाई जानी है, गोल सेट किए जाने हैं। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से या जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं उनके माध्यम से अधिकतर आधारभूत निर्णय लिए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर यदि आप देखें तो रूटीन जो निर्णय होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वह डेली टू डेली एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। तो प्रिंसिपल्स के माध्यम से पूरे दिन की गतिविधि के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे नैतिक निर्णय कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट को यदि हम देखें तो इफेक्टिव ऑन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अर्थात आधारभूत जो निर्णय होते हैं उस पर संस्थान की पूरी सफलता या असफलता निर्भर करती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। आपको कौन से कर्मचारियों का सिलेक्शन करना है, इस वर्ष में कितना धन आपको संस्थान पर खर्च करना है, सदुपयोग करना है, उसके माध्यम से आप क्या आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं और सफलतम उपलब्धि के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। इस प्रकार के जो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वे हमारे बेसिक या आधारभूत डिसीजंस कहलाते हैं, जिसमें रिस्क का फैक्टर भी बहुत जुड़ा रहता है। लेकिन नैतिक जो निर्णय है उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई पीरियड मान लीजिए टाइम टेबल इंचार्ज के द्वारा आगे पीछे हो जाता है तो उससे संस्थान की सफलता या असफलता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। तो नैतिक निर्णयों में रिस्क की मात्रा या जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है। अब इसमें अगर आप तीसरे पॉइंट को देखें कि रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्सचेंज, सैलरी, ग्रेड, ये निर्णय कौन कौन से लेवल पर लिए जाते हैं, तो उसमें संस्थान की संरचना क्या होगी,
कौन से कोर्सेज चलाए जाएंगे, किस किस प्रकार के कक्षाओं की आवश्यकता है, कौन सी प्रयोगशाला चाहिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज, जैसे हम आर्थिक स्तर पे जो विनिमय करते हैं, कहां से धन लेना है, कहां से धन आएगा और किस प्रकार से धन को खर्च करना है, इन सब बातों को लेकर जो हमारा वेतनमान है, हमें किन कर्मचारियों को ग्रेड देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, उनकी जो पॉलिसीज अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है वो बनानी है, इन सब के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वे आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। जबकि दूसरी ओर जो सिटिंग अरेंजमेंट है, क्लासेस है, पुस्तकालय है, एग्जाम है, जो वार्षिक प्रकार के अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उनको आयोजित करने के लिए जो छोटे मोटे स्तर के निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं, उन्हें हम नैतिक निर्णय बोलते हैं, रूटीन में लिए जाने वाले निर्णय बोलते हैं। दूसरे रूप में यदि हम बात करें विभिन्न प्रकार के निर्णयों की, तो संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय भी पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन जो होते हैं वह पूरी संगठन को या एक प्रकार से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं और वे संगठन को, पूरे संगठन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जबकि जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं वे इंडिविजुअल होते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर जाना है तो उसके एवज में कौन सा कर्मचारी उस कार्य को एग्जीक्यूट करेगा, काम करेगा, किस समूह से हमें उस कार्य को करवाना है। इस प्रकार के जो छोटे मोटे निर्णय हैं, संस्थान से कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहता है, कोई धन की व्यवस्था करना चाहता है या किसी प्रकार से उसे संस्थान से मदद चाहिए, तो इस प्रकार के जो एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर लिए जाने वाले निर्णय होते हैं उसे हम इंडिविजुअल या एक प्रकार से व्यक्तिगत निर्णय बोलते हैं। इसी प्रकार अगले जो निर्णय के प्रकार हैं उन्हें हर्बर्ट साइमन ने दो प्रकार के निर्णयों में बांटा, कार्यक्रमिक निर्णय, अकार्यक्रमिक निर्णय, यानी कि प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड। कार्यक्रमिक निर्णय जो दिन प्रतिदिन लिए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के संचालन के लिए जाते हैं और उनकी बार बार पुनरावृत्ति भी होती है, रिपीटेशन होता है उन डिसीजंस का, कि समय समय पर उनमें बदलाव होता है, समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन होते हैं, तो ऐसे निर्णयों को हम कार्यक्रमिक या प्रोग्राम निर्णय कहते हैं। दूसरे जो निर्णय है उनमें अकार्यक्रमिक निर्णय होते हैं, जो एक प्रकार से क्रिएटिव प्रकार के निर्णय होते हैं, जो अपने आप में समस्या के आने पर ही लिए जाते हैं। जब समस्या फेस होती है, जब संगठन के सामने कुछ नया कार्य करने की बात आती है, तो उस समय जो बिना किसी योजना के निर्णय लिए जाते हैं, अचानक से जो निर्णय लिए जाते हैं और इसकी कोई जो निश्चित प्रणाली नहीं होती है कि प्री प्लान्ड कोई स्ट्रक्चर हो, प्री प्लान्ड कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हो जिस पर बेस्ड होकर हम निर्णय लेते हैं, तो ऐसे निर्णयों को हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। और इनमें एक जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हम समझे कि कार्यक्रमिक जो निर्णय है वो अधिकतर निम्न स्तर के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे क्लरिकल लेवल पर, टाइम टेबल इंचार्ज के लेवल पर या स्पोर्ट्स कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर है उसके लेवल पर। जो निम्न स्तरीय निर्णय है वे अधिकतर कार्यक्रमिक निर्णय होते हैं। और संस्थान में जो हाई लेवल है, उच्च स्तर है, जहां पर हम प्रबंधकों की बात करते हैं, किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उन्हें हम कार्यक्रमिक न कह के अकार्यक्रमिक निर्णय कहते हैं, जो क्रिएटिव प्रकार के होते हैं, सृजनात्मक प्रकार के होते हैं। दूसरे रूप में किलियन, जो क्लियन हुए हैं, उन्होंने अनियोजित और नियोजित निर्णय की भी एक प्रकार को बताया है, जिसमें नाम से ही आपको विदित है कि अनियोजित जो अनप्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से उनकी कोई योजना नहीं होती है, जिस प्रकार से समस्या आती है, जिस प्रकार से परिस्थिति होती है, उसके अनुसार सिचुएशनल अप्रोच के जो निर्णय होते हैं उन्हें हम अनियोजित निर्णय कहते हैं। नियोजित निर्णय जो विभिन्न प्रकार के नियमों, विधियों और पद्धतियों पर आधारित होते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और किस प्रकार से अन्य संस्थाओं में निर्णय लिए जाते हैं, अक्सर परंपराओं में क्या चलता है, उन लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें हम नियोजित निर्णय कहते हैं। अगले प्रकार के रूप में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दूसरी तरीके से हम इसको समझे कि पॉलिसी रिलेटेड जो निर्णय है अधिकतर हाई लेवल अप्रोच से जो लिए जाते हैं वो पॉलिसी मैटर के निर्णय होते हैं, कि संस्थान में कौन से नए कोर्सेज को खोलना है, किस प्रकार की बिल्डिंग्स का निर्माण करवाना है, कितने बजट को हम सरकार से लेकर आ सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। इस तरह के जो निर्णय हैं वे पॉलिसी बेस्ड निर्णय कहलाते हैं, पॉलिसी रिलेटेड। ऑपरेटिंग यानी परिचालन से संबंधित, अर्थात आप प्रशासनिक अधिकारियों को यदि देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, परीक्षा का जो कंट्रोलर है, वो
अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के संचालन के लिए जो निर्णय लेता है, परीक्षा संचालन के लिए अलग निर्णय है, डेली के रूटीन के लिए अलग निर्णय है, छुट्टियों का और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के वेतनमान को एस्टैब्लिशमेंट के जरिए सही करने का जो निर्णय है, उसे हम परिचालन संबंधी निर्णय कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के निर्णय जो हैं, एक और डिसीजन जो प्रकार है उसे हम समझें कि व्यक्तिगत और समूह निर्णय। व्यक्तिगत का मतलब यह है कि जब आप एक प्रशासक के तौर पर स्वयं किसी बात का डिसीजन लेते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की डिसीजंस को लेने के लिए आप पूरे समूह का सहारा नहीं लेते हैं, अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर जो निर्णय आप लेते हैं एज ए प्रशासक, तो वो आपके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। सामूहिक निर्णय अर्थात जो निर्णय आप पूरे समूह को ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि इस निर्णय के लेने से पूरे समूह पर क्या इफेक्ट होगा, इस निर्णय के लेने पर हमें कितना लाभ या हानि होगी। तो जब आप समूह की सहभागिता से, यानी सारे कर्मचारियों के साथ में मीटिंग्स करके, उनके सुझाव आमंत्रित करके जो आप निर्णय लेते हैं, उन्हें हम सामूहिक प्रकार के निर्णय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि निर्णय जो है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग बेस पर बांटे गए हैं। एक निर्णय जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के निर्णय यहां पर विशेष रूप से समझे जा सकते हैं। एक निर्णय है जो क्राइसिस बेस्ड है, संकट के समय में जो निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात संस्थान के सामने मान लीजिए वित्तीय घाटे संबंधी कोई संकट आ गया, किसी प्रकार के कर्मचारियों के संस्थान को छोड़ जाने से वहां की व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं अनसिस्टेमेटिक वे हो गया, उस प्रकार के निर्णय है। सूचनाओं का संकलन बहुत बड़े लेवल पर करना है और उसका एग्जीक्यूशन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से करना है, तो ऐसी क्राइसिस बेस्ड जो निर्णय होते हैं, संकट की स्थिति में जो लिए जाते हैं, वे निर्णय एक प्रकार से संकट के निर्णय कहलाते हैं। अंतर्दर्शी निर्णय यानी कि जो अपनी सूझबूझ से, अपने मन की बात सुनकर, भावनाओं पर आधारित होकर और एक प्रकार के सहज अनुभूति से, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें हम अंतर्दर्शी प्रकार के निर्णय कहते हैं। तीसरा जो निर्णय है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, शोध निर्णय, जो रिसर्च बेस्ड डिसीजंस होते हैं कि किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जब आप एनालिटिकल सोचकर, अलग अलग आयामों से सोचकर, विभिन्न प्रकार के लोगों से डिस्कस करके और बड़ी ही डिप्लोमेटिक तरीके से जब आप उस रिसर्च बेस्ड निर्णय को लेते हैं, तो हम उसे शोध प्रकार का निर्णय बोलते हैं। अगले रूप में इन निर्णयों के प्रकारों के बाद हम देखें स्टाइल्स ऑफ डिसीजन। अलग अलग जो निर्णय लेने की जो स्टाइल्स है, शैलियां हैं, वो किस प्रकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल, यानी जनतंत्रात्मक प्रकार की निर्णय शैली, जिसमें निर्णय लेते समय सभी व्यक्तियों को उस निर्णय का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को ज्यादा और किसी को कम लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार के एक मंतव्य को ध्यान में रखकर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे हम डेमोक्रेटिक स्टाइल का या जनतांत्रिक शैली का निर्णय बोलते हैं। दूसरे रूप में ऑटोक्रेटिक, जिसका हम पूर्व अध्यायों में, हमारी इकाइयों में भी वर्णन कर चुके हैं कि जो एकाधिकार वाला निर्णय होता है या हिटलरशाही निर्णय होता है, जिसमें आधिकारिक रूप से आपने जो कह दिया वही डिसीजन है, उसके सहयोग में, उसके खिलाफ में या उसके अनंतर कोई बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार का जो निर्णय है वो ऑटोक्रेटिक प्रकार का है। मिडिल ऑफ द रोड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, मध्यम मार्गीय निर्णय, जिसमें हम न तो अधिक कठोरता के लीगल जो रूल्स होते हैं उनका पालन करें और न ही भावनाओं पर आधारित होकर ज्यादा सोचें। तो इस प्रकार का मध्यम मार्गीय जो निर्णय है उसे हम मिडिल ऑफ द रोड प्रकार की एक शैली कहते हैं। डायरेक्टिव जो शैली है उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो निर्देशात्मक शैली है उसकी बात करते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की उलझी हुई परिस्थितियां, प्रशासकों में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती कि वे उलझी हुई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिनको तार्किकता या लॉजिकल चीजें पसंद होती हैं, तो उनके लिए वह कार्य करते हैं निर्देशात्मक शैली का, और वह छोटे रूप से या कम समय के लिए जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उनके संबंध में निर्णय लेते हैं, उन्हें हम डायरेक्टिव प्रकार का निर्णय कहते हैं या वह शैली बोली जाती है। अगले रूप में विश्लेषणात्मक शैली, कि एक ऐसा प्रशासक होता है जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समस्या से जुड़े छोटे छोटे विकल्पों पे, छोटे छोटे समाधानों पर
विचार करता है, विश्लेषण करता है, डेटा कलेक्शन करता है, तो इस प्रकार का जो शोधपरक या विश्लेषणात्मक निर्णय होता है, तो ऐसी शैली को हम विश्लेषणात्मक शैली बोलते हैं, जिसमें निर्णय बड़ी सावधानी से लिए जाते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं और व्यवहारगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अगले रूप में यदि हम बात करें बिहेवियरल प्रकार की स्टाइल की, तो इसमें व्यवहारात्मक शैली से निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात कर्मचारियों की रुचियां, उच्चाधिकारियों और अधीनस्थों में वहां पर कैसे संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से उन दोनों में ट्यूनिंग बनाए रखी जा सकती है, संस्थान के जो वातावरण को किस प्रकार शांत बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो व्यवहार संबंधी निर्णय होते हैं, जिसमें मानवीय उपागम को मुख्यतः प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें हम व्यवहारिक प्रकार के निर्णय बोलते हैं। अंतिम रूप से जो शैली है वह है एजम्पशनल शैली, अर्थात अवधारणात्मक शैली, जो कि अधिकतर सैद्धांतिक रूप से सोचने वाले प्रशासक हैं, जो अधिकतर सिद्धांतों पर अडिग होकर निर्णय लेते हैं और व्यवहारिक नहीं होते और केवल अपने अनुभवों के आधार पर, लीगल अप्रोचेस के आधार पर जो निर्णय लेते हैं, तो वह शैली अवधारणात्मक शैली के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार यह है निर्णय की शैलियां जो निर्णय को प्रभावित करती हैं कि आप एक प्रशासक के तौर पे निर्णय लेते समय किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। फिर हम लेवल ऑफ डिसीजंस की बात करें तो डिसीजन मेकिंग, जो हम निर्णय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्यतः 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो होती है एक प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण जो कार्य किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आता है कलेक्शंस ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करते हैं, फैक्ट्स जो समस्या से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनके आधार पर जो क्रियाएं की जाती है उन्हें हम इंटेलिजेंस एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो निर्णय लेने से पूर्व प्रत्येक प्रशासक को यदि वह शोधपरक निर्णय लेना चाहता है तो उस इंटेलिजेंस एक्टिविटी से गुजरना होता है, जिसमें वह बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियाएं करते हुए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करता है और उनका उस निर्णय प्रक्रिया के अंदर इस्तेमाल करता है। दूसरी जो एक्टिविटी है वह है डिजाइन एक्टिविटी, यानी प्रारूप प्रक्रिया। प्रारूप प्रक्रिया में जो डेटा कलेक्शन आपके पास में हो चुका है, जो तथ्य और सूचनाएं आपने कलेक्ट किए हैं, उसके आधार पर आप आगामी योजना का एक ड्रॉ करते हैं, आगामी योजना के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप्स को जो तय करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के विकल्पों और विभिन्न प्रकार के समाधानों पर विचार करते हैं, उनकी गणना करते हैं और किसमें ज्यादा लाभ है, किसमें हानि है, इस प्रकार का विचार करते हैं, तो उसे हम डिजाइन एक्टिविटी बोलते हैं, प्रारूप प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरे रूप में जो एक्टिविटी है वह है चॉइस्ड एक्टिविटी, यानी विकल्प को चुनने का एक्टिविटी, अर्थात आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, उनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पहलू हैं। अब आपको यह चूज करना है कि उपलब्ध ऑप्शंस में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जो आपको कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उपलब्धि को प्राप्त करवाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से एप्रोप्रिएट और बेस्ट ऑप्शन को चुनने की जो प्रक्रिया है उसे हम चॉइस एक्टिविटी कहते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज या लेवल के माध्यम से हमारी निर्णय प्रक्रिया को हम पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार के निर्णयों में मुख्यतः ये बेसिकली 3 एक्टिविटीज तो पाई ही जाती हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो बात करते हैं कि किसी भी संस्थान में निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो हम सबसे पहले जो उसका स्टेप देख रहे हैं, जो उसकी प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना। अर्थात आप संस्थान को कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संचालित करते हैं, कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए आप उस निर्णय को ले रहे हैं, इस प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करना इसका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, डिफाइन द प्रॉब्लम। कई बार प्रशासक के सामने ऐसी स्थितियां होती है कि वह मूलतः समस्या को समझ ही नहीं पाता है कि समस्या क्यों है या समस्या है क्या जिसका उसे समाधान करना है। तो दूसरे स्टेप पर हमें समस्या को परिभाषित करना है कि वास्तव में हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें निहित समस्या है क्या, उस समस्या को जानना और उसे परिभाषित करना। तो यह हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे रूप में एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमारे सामने समस्या डिफाइन हो जाती है तब हम बात करते हैं समस्या के विश्लेषण की। तो इन विश्लेषणात्मक तरीके से हम ये डिफरेंट जो ऑप्शंस है
उन पर बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले विचार करते हैं कि समस्या के समाधान को भविष्योन्मुखी होना चाहिए, अर्थात फ्यूचर को ध्यान में रखकर उस समस्या के समाधान की बात की जानी चाहिए। जो हम निर्णय लेने वाले हैं उससे अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा, हमारे निर्णय से कितना क्षेत्र प्रभावित होगा, कौन कौन से कर्मचारी प्रभावित होंगे, कितने विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव नेगेटिवली या पॉजिटिवली आएगा, इस अफेक्टेड एरिया को जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्वालिटेटिव व्यूज अर्थात जो अलग अलग प्रकार के गुणवत्तापूर्ण विचार हैं जिनके माध्यम से हम समस्या को समाधान कर सकते हैं, उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से कैसे समाधान किया जा सकता है, उस क्वालिटेटिव व्यूज को ध्यान में रखकर हमारा निर्णय किया जाना चाहिए, निर्णय प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है वो रिपीटिशन ऑफ डिसीजंस, अर्थात अलग अलग निर्णय जो किए जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, कि पहले जो निर्णय लिया था जब हमें पता होता है कि उस निर्णय से हमें सफलता या हमारे पूर्व प्रशासक को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, तो उस निर्णय को पुनः न लेना, यह हमें ध्यान रखना होता है इस स्टेप के अंतर्गत। तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करते हैं। डेवलप ऑप्शनल सॉल्यूशंस, अर्थात अगला जो पॉइंट है वो हमें यह बताता है कि किस प्रकार हम अलग अलग विकल्पों का विकास करें। समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्पों के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है, उन विकल्पों का विकास करना, जिसके अंतर्गत हम स्क्रूटनी ऑफ ऑप्शंस, जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हों, कार्य करने के अलग अलग तरीके हों, तो उन्हें जब हमें चूज करना होता है, उनकी स्क्रूटनी करनी होती है, उनका एक प्रकार से रेक्टिफिकेशन करना होता है, तब हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी होती है, जिसमें सबसे पहला है समय, कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो योजना हम बना रहे हैं, वो हमारे समय के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस समय पर इस निर्णय को लिया जाना चाहिए या उसके लिए कोई और दूसरा एप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है। दूसरा, पॉसिबल रिजल्ट, उसका जो संभावित परिणाम है वह क्या हो सकता है, वह बुरा है या वह अच्छा है, वह अच्छा है तो किस लेवल तक अच्छा है। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, जब हम परिणामों पर गौर करते हुए, संभावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को चूज करते हैं, तो हम इसे पॉसिबल रिजल्ट पर विचार करने की बात कहते हैं। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधारभूत बात है, कि आपके निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर कितनी कॉस्ट आपको मेंटेन करनी होगी, कितना धन आपको व्यय करना होगा, इस बारे में भी आपको विचार करना होगा, तभी आप एक अच्छे ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अगले रूप में यदि हम देखें सिलेक्शन बेस्ट ऑप्शन, जब पहले आपने विकल्पों की स्क्रूटनी की तो इन जो 4-5 बातों को मैंने आपके सामने रखा कि समय, संभावित परिणाम और उसका कितना खर्च हो सकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों को आपने चूज किया। अब आपको चुनना है कि उन छांटे गए विकल्प में से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और बेस्ट ऑप्शन, टू बी फ्रैंकली हम कह सकते हैं कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यदि आप कम संसाधनों में अधिक उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, तभी आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाएगा। तो इस तरह से हम बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। और अंतिम रूप से जो 2 बातें रह जाती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, निर्णय को हम किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, हम किस प्रकार से उसका ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरह से उसका कम्युनिकेशन करते हैं, और उसे लागू करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, उसे हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस बोलते हैं। अंतिम रूप से हमें यह पता करना होता है कि हमारे द्वारा लिया गया जो निर्णय है, जब फील्ड में वो क्रियान्वित हो जाता है तो उसका फॉलो अप करना होता है, अर्थात उसका फीडबैक लिया जाता है, पृष्ठपोषण प्राप्त करते हैं कि कर्मचारी उस निर्णय से कितने प्रभावित हुए, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उन्हें वह कितना अच्छा लगा, विद्यार्थियों पर उसका क्या इफेक्ट आया। इस प्रकार के प्रतिक्रियाओं को जानना और उससे संबंधित समस्याओं को जानना, वह हमारा अंतिम रूप से फॉलो अप प्रोग्राम या अनुसरण कहलाता है, जिसका करना भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे वह अपने द्वारा लिए गए निर्णय की सफलता और असफलता को जान सके और आने वाले समय में, भविष्य में उनमें सुधार करते हुए और अच्छे निर्णय ले सके। तो ऐसी कुछ बातें हमारी डिसीजन प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग के जो चरण हैं, वो हमने इस स्लाइड के माध्यम से समझा। अगले रूप में जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, कि यदि आपको एक संस्थान में
अच्छे निर्णय लेने हैं तो आपको कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला लीगल अप्रोच, हम इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। लीगल अप्रोच में बात की जाती है कि हम समस्या से जुड़े हुए या निर्णय से जुड़े हुए जो अलग अलग कानूनी प्रकार के जो दाव पेच हैं, लीगल अप्रोच है, क्या नियम विनियम परिनियम है, बायलॉज हैं, रूल्स हैं, उन सबको हम जान लें और उसके आधार पर ही हम इफेक्टिव निर्णय लें। वैधानिक प्रकार की अप्रोच को सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको अपने उद्देश्यों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि किन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो जितने उद्देश्य आपके क्लियर होते हैं, जितने उद्देश्य आपके डिफाइन होते हैं, उतना ही आप एक प्रभावी डिसीजन ले पाते हैं। राइट टाइम ड्यूरेशन, किस समय पर कौन सा निर्णय लिया जाना है, इसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि इस निर्णय को क्या इस समय संस्थान में लेना उचित होगा। इस प्रकार का विचार करते हुए यह धारणा हमें सफलता से निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय व्यवहारिक या प्रैक्टिकल होना चाहिए, केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, ताकि सिद्धांतों के बल पर निर्णय लेने पर आपको फील्ड में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़े। मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। प्रभावशाली निर्णय कब कहलाएगा? जब आपके द्वारा लिए गए निर्णय से संस्थान को अधिकतम लाभ होगा। तो अधिकतम लाभ की धारणा को भी ध्यान में रखना है कि हमारे डिसीजन से हमारी संस्थान का खर्च अधिक और प्राप्ति कम न हो जाए। इस प्रकार के मैक्सिमम बेनिफिट को देने वाला निर्णय इफेक्टिव डिसीजन कहलाता है। लॉजिकल होना चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के लॉजिक्स पर आधारित होना चाहिए, तार्किकता पर आधारित होना चाहिए। केवल हवाई धारणाओं, विचारों और भावनाओं पर आधारित होकर आप एक संस्थान में प्रशासक के तौर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। डायनेमिक होना चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे संरचना में विभिन्न प्रकार के जो सुधार हैं, आपके संस्थान में सेवा की शर्तें हैं, उपभोक्ताओं, तकनीकी संसाधनों को आप किस प्रकार से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, इस प्रकार की गतिशीलता आपके निर्णय में होनी चाहिए। एज्यूम द रिएक्शंस, आप निर्णय के द्वारा होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भविष्य में पहले से ही जान लें कि लगभग हमारे इस डिसीजन से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ सकती है। तो वह आपको मदद करेगी कि आप उन नेगेटिव प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए अपने निर्णय प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि संस्थागत लाभ जरूर होना चाहिए किसी भी निर्णय को लेने के माध्यम से। एज्यूम लिमिटेशंस, हमारे निर्णय की क्या सीमाएं हैं, हमारे सामने रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम है और समय की क्या सीमाएं हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें इफेक्टिव डिसीजंस को लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पर बेस्ड होकर यदि हम आयामों को ध्यान रखें तो अच्छे से अच्छे डिसीजन, प्रभावशाली डिसीजन लेकर हम एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। अंतिम रूप से हम बात कर रहे हैं, जो मॉडल अलग अलग निर्णय प्रक्रिया के दिए गए हैं उसे हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले निर्णय प्रक्रिया के लिए जो प्रथम प्रतिमान है वह दिया गया आर्थिक मानव प्रतिमान, जिसके प्रमुख रूप से प्रतिपादक रहे हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर इस प्रतिमान का विकास किया। तो इसके जो अलग अलग चरण उन्होंने बताए, तो लगभग जो हम डिसीजन प्रोसेस में देख चुके हैं वही चरण इसमें हम देखने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को जानना, डिफाइन द गोल, उद्देश्यों को पहचानना, टू डेवलप एविडेंसेस द इवैल्यूएट ऑप्शनल रिसोर्सेज, यानी आपके पास में जो विभिन्न विकल्प हैं उनमें से श्रेष्ठ विकल्प का मूल्यांकन होना चाहिए, विभिन्न विकल्पों का इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसी आधार पर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन होना चाहिए। इसी प्रकार अगले रूप में आप देखें डिस्कवर ऑल ऑप्शनल ऑपरेशंस और एक्शंस, जो प्रक्रियाएं और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं उनकी खोज होनी चाहिए कि कौन सी क्रियाएं हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी है, उन पर विचार करके ही निर्णय लिए जाने चाहिए। टू एनालाइसिस द फोर्थ कमिंग रिजल्ट्स ऑफ द ऑप्शन, किस विकल्प को लेने पर हमारे सामने कौन से परिणाम घटित होंगे, इसका एनालिसिस या एक भविष्योन्मुखी, एक प्रकार का फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल या विजन हमारे दिमाग में होना चाहिए,
जिसके आधार पर हम अपने डिसीजन लेते हैं, टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, टू एग्जीक्यूशन द डिसीजन। अब इन प्रक्रियाओं के तहत हमें यह भी जानना है कि इसे हमने इकोनॉमिक ह्यूमन मॉडल क्यों कहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो भी मान्यताएं इस सिद्धांत के अनुसार हमें बताती है कि लाभपूर्ण तरीके से संस्थान को किस प्रकार से वह निर्णय यूटिलाइज हो सकता है, हम किस प्रकार से निर्णय को ले सकते हैं, उसका एक आदर्श प्रतिरूप हमारे सामने रखता है। क्योंकि एक प्रशासक जब पूरे समूह की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मैचिंग करते हुए जब निर्णय लेता है, तब उसे अच्छा निर्णय माना जाता है। तो इस प्रकार से इस मॉडल का यह मानना है कि एक प्रशासक या व्यक्ति आर्थिक रूप से सोचता है और उस आर्थिक सोच के द्वारा ही वह निर्णय लेने का कार्य करता है। इस प्रकार से यह आर्थिक मानव प्रतिमान कहलाया। दूसरे लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन मॉडल, यानी यह मॉडल एक व्यक्ति या प्रशासक को प्रशासनिक मानव मानकर कार्य करता है। जैसे इकोनॉमिक जो मॉडल है उसने बताया कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए बहुत सारी मेहनत या कसरत, एक प्रकार की बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो इसमें प्रशासनिक स्तर के जो निर्णय है उसमें एक प्रशासक ठीक ठाक विकल्प या जो सारे समूह के द्वारा एक प्रकार से संतुष्टिपूर्ण निर्णय है, बहुत ज्यादा वो लॉजिकल भी नहीं होता, तो बहुत ज्यादा वो भावनाओं पर बेस्ड भी नहीं होता, इस प्रकार का जो एक मंतव्य एक एडमिनिस्ट्रेटर में पाया जाता है, तो ऐसे मानव को प्रशासक मानकर इस प्रतिमान को समझाया गया। तो इसमें भी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसके अंदर लगभग वही स्टेप्स हैं, मुख्यतः प्रॉब्लम को डिफाइन करना, गोल को डिसाइड करना, एक्सपेक्टेशंस, हमारे जो समूह हैं, अधीनस्थ हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखना, अलग प्रकार के व्यवहारी जो विकल्प हैं उन पर ध्यान देना, और अपेक्षाओं को, यदि हमारे सामने संसाधनों की प्रॉब्लम है, यदि हमारे सामने समय की प्रॉब्लम है, तो हम अपने आइडियल जो सोचा गया एक गोल है उसको कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा निम्न स्तरीय बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रतिमान है उन्हें हम प्रशासनिक लेवल का प्रतिमान कहते हैं। तीसरे और अंतिम रूप से जो हमारे सामने है मैनेजरियल डिसीजन मॉडल, यानी कि प्रबंधात्मक जो जाल मॉडल है या प्रबंधात्मक निर्णय का जो प्रतिमान है, उसे देने वाले थे हैरिसन, जिन्होंने एक प्रबंधक के तौर पर जो डिफरेंट स्टेप्स बताए, तो वह भी लगभग पूरी प्रक्रियाएं जो आगे हमने पढ़ी हैं उससे ही समझने वाली हैं। डिफाइन द गोल्स, उद्देश्यों को स्पष्ट करना, थिंक ऑन ऑप्शन, विकल्पों पे विचार करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑप्शन, अलग अलग विकल्पों में तुलनात्मक रूप से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है इस पर विचार करना, बेस्ट ऑप्शन को पब्लिक इश्यू में चूज करना कि किस प्रकार से हम जनहित में या हमारे सामने जो समूह है उसे अच्छा रिजल्ट देने के लिए कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, उसे ध्यान रखना, कंप्लीट द डिसीजन, निर्णय के अनुसार उसका एग्जीक्यूशन होना, और एग्जीक्यूशन के साथ में ही उस निर्णय का हमारे फील्ड में फॉलोअप करना, और एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, कर्मचारियों के कौन से फीडबैक आए, उस निर्णयों में किसी प्रकार का समाधान देते हुए और उनमें समस्याओं को कहीं शॉर्ट आउट करते हुए हमें आगामी डिसीजंस लेना। इस प्रकार का जो मॉडल है वह प्रबंध निर्णय मॉडल कहलाता है, जो कि हैरिसन के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि निर्णय लेने के लिए एक प्रशासक को किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरना होता है, शोधपरक दृष्टिकोण से समझते हुए एनालिटिकल प्रोसेस के माध्यम से अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय के प्रकार और उन निर्णय को लेने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस को हमें ध्यान में रखना है, इस माध्यम से हमने इस पूरी निर्णय प्रक्रिया को समझा। तो अंतिम रूप से हमने इन 5 इकाइयों में यह अध्ययन किया कि हम प्रशासक के तौर पर जब किसी भी शैक्षिक संस्थान में होते हैं तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांतों को, परिनियमों को, दिए गए विभिन्न मॉडल्स को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, जिसके माध्यम से हम शैक्षिक संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाए और एक अच्छे प्रशासक के तौर पर सिद्ध हो पाए। इस पूरे गोल को अचीव करने में यह पेपर, जो हमारा शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का सिद्धांत है, वह हमारी मदद करता है। आवश्यकता है
हमें इन पढ़ी गई थ्योरीज को, इन पढ़ी गई इकाइयों को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाने की